हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे एक पुराने मित्र हैं अर्नब अंशुमान, और इनके थ्रू हम आपको कुछ इनका इंसाइट शेयर करना चाहते हैं। पुराने मित्र बोल के इन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया, सही बता रहा हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में पुराने मित्र मिलना ही बहुत मुश्किल है, और सही में शंटू जी जैसे मित्र मिलना बहुत ही अच्छी की बात है। मतलब क्या बताऊँ मैं, लकी लोगों को मिलते हैं ऐसे लोग। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, आज पॉडकास्ट करेंगे, हम अपनी बातें करेंगे और शेयर करेंगे मेरे लाइफ के इंसाइट्स। तो आप ये बताइए, जैसा मुझे पता चला कि जो आप पीएचडी कर रहे हैं क्रिकेट ज्योग्राफी से। ठीक है, तो मैं दर्शकों को बता दूं, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्टूडेंट हूं। मेरा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड स्पेस, एक्सप्लोरिंग द स्पेशलिटीज ऑफ क्रिकेट इन दिल्ली। अब ये नाम सुन के ही थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो गया, कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, पूरा चलने दीजिए। हाँ, तो इसमें बेसिकली मैं एक ज्योग्राफी ऑफ क्रिकेट को देखना चाह रहा हूँ। और जैसे आप सब जानते होंगे, बिहार में और सॉरी भारतवर्ष में तो क्रिकेट के काफी प्रेमी हमें मिले जाते हैं। और हमेशा हमारे अंदर ये थॉट रहता है कि जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों बिहार से क्रिकेटर्स क्यों नहीं आ पा रहे। ये मेरा पर्टिकुलरली थॉट था कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इसके पीछे कुछ मिट्टी का कारण अरे है। सर, मेरे तरफ इतने टैलेंटेड बैट्समैन सब हैं, मैं आपको स्कोर कार्ड भेजूंगा। मतलब लेदर हो या टेनिस हो, 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और लंबी लंबी पारी खेलते हैं। चाहे किसी भी ग्राउंड में खिलवा दीजिए, बट उनके लिए कोई मतलब फ्यूचर ही नहीं दिखता है। सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ, इंडिया में टैलेंट इज यूबिक्विटस। मतलब हर जगह समांतर तरीके से टैलेंट है, लेकिन कुछ कारण हो सकता है। तो यही मेरा थॉट था कि मैं इस चीज पे पीएचडी क्या कर सकता हूँ, कि क्या मिट्टी कारण है, हवा में ऐसा कुछ दिक्कत है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, बलुआई मिट्टी है, बाउंस ही नहीं होता है। अपन बैटिंग करने जाते हैं, बॉल बाउंस ही नहीं हो रहा है, और फिर जब हम रेड सॉइल में खेलने जाएंगे मुंबई, तो बॉल छाती पे आ रहा है। तो लोगों को इतना मुश्किल होता है शुरू में जाके बैटिंग करना। आप ये सोचिए कि एक दूसरे जगह पे जाके बैटिंग करना कितना मुश्किल होगा, या बॉलिंग करना कितना मुश्किल होगा। तो ये मेरा थॉट था। तो मैं ये लेके हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ जाने माने प्रोफेसर हैं उनके पास में गया। तो उनका ये सजेशन था कि तुम करोगे तो पूरे इंडिया पे कैसे करोगे, तो तुम एक काम करो, आप दिल्ली पे करो पर्टिकुलरली। तो मेरा ये टॉपिक अब मैं इसलिए स्पेशलिटीज ऑफ क्रिकेट इन दिल्ली पे मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में क्रिकेट कैसे खेला जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं, कौन से लोग खेलते हैं, कहाँ पे लोग खेलते हैं, और थोड़ा कल्चरल रीजन भी है इसके पीछे कि क्यों लोग खेल रहे हैं, क्यों क्रिकेट ही ऐसा पॉपुलर हुआ। क्यों जब आप जाते हैं किसी मैदान में तो ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है भाई, 5,000 लोग हैं, किसका लॉन्ग ऑफ, किसका स्लिप है, किसका मिड ऑफ, किसका फाइन लेग है, कुछ पता नहीं। लेकिन भाई क्रिकेट चल रहा है, एक कहीं भी चले जाओ, क्रिकेट इज अ तमाशा। मिहिर बोस ने कहा, इंडिया में क्रिकेट इज अ तमाशा, और इसका आपको हर गली हर मोहल्ले में दिख जाएगा। तो ये कैसे हुआ, क्या इसके हिस्टोरिकल रीजंस थे, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, हर चीज एक्सप्लोर करने की मेरी मतलब चाह है। और अभी मैं 4th ईयर में हूँ, तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मैंने कोशिश करा है अपने तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन करने का, कि ज्योग्राफी से कैसे इसको रिलेट किया जाए। तो अभी तक दिल्ली में ये मुझे पता चला है कि जमुना पार से ज्यादा क्रिकेटर आते हैं नंबर्स में। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो आपको मतलब वो भी कहीं से भी दिख जाएंगे। आजकल नजफगढ़ से एक सहवाग आने का शुरू हुआ प्रचलन। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं, हनी क्लब ऐसे करके कुछ नाम है, सोनेट, वहां से आपके ऋषभ पंत भी आए दिल्ली से। और एक लाइन से आप सोचेंगे संजू सैमसन, अमित मिश्रा, गौतम गंभीर, तो भरमार लग गया। ईशांत शर्मा, संजू सैमसन दिल्ली से, उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग करी। और मैं ऐसे ही रैंडम किसी ग्राउंड पे गया था, पुलिस वालों के साथ में बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि संजू सैमसन तो यहीं खेलता था। उसका मैं सरप्राइज हो गया कि यार ये छोटा सा पिच, छोटा सा ट्रेनिंग ग्राउंड, यहाँ से तो एक कितने छोटे छोटे लेवल से भी लोग क्रिकेटर बन सकते हैं। वो अपना जो चाहना पाना चाहते हैं वो आगे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिल्ली में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। तो ये मैं अपने पीएचडी से कवर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब एक तरह से है कि आप जो पीएचडी कर रहे हैं आप उसको पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी सबसे अच्छी किस्मत ये है कि मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो मैं कभी भी जाके खेल सकूं, लोगों के से जाके मिल सकूं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारे ही ज्योग्राफी में बाकी लोग भी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ ग्लेशियर्स भी काम करते हैं कि क्यों क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं, तो कितने पीछे जा रहे हैं, कौन कौन से रीजन इफेक्ट होंगे। तो ये सब वैली ड्राउनिंग, बहुत सारे ग्लोफ करके है, वो तो टेक्निकल टर्म्स तो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उनको बेचारों को जाना पड़ता है ग्लेशियर, वो 4 हफ्ते वहां रहेंगे पूरे ठिठुरती ठंड में, -60 डिग्री में, एक एक चीज मेजर करके आएंगे। मुझे एक अच्छा चांस मिला है कि मैं दिल्ली में आपके जैसे लोगों के साथ, संटू भैया के साथ मिलकर मैं आराम से क्रिकेट देख सकता हूँ। बट इसके भी चैलेंजेस हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कि जैसे रिसर्च के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि आपको हर एक बंदे से जाके बात करना है, उसके मतलब थॉट के अंदर जाना है कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। तो साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पे थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, जो कि एथिकल गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि मैं फॉलो करता हूं। तो अभी तक ऐसी खास दिक्कतें नहीं आई, और आशा करता हूं कि आगे काम अच्छा बना रहे। बिल्कुल।
आप ये बताइए, जैसे आपकी जब मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई होगी फाइनली, तो आप फिर मास्टर्स भी किए होंगे, तो कहाँ से किए थे कॉलेज अपना? तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ। तो मैट्रिक मैंने डीएवी और 12th भी मैंने डीएवी पूर्णिया से किया है। अच्छा। पूर्णिया ऐसे जनरली लोग जानेंगे नहीं, लेकिन बिहार में है। अरे बिहार में है पूर्णिया, काफी पॉपुलर है। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पे आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने चूज किया क्योंकि कट ऑफ मेरा ज्योग्राफी में ही क्लियर हो रहा था। लोग पूछते हैं कि मैं ज्योग्राफी क्यों लिया तुमने, लेकिन बात यह है कि कट ऑफ उसी में आ रहा था भाई। अच्छा। तो वही हमने सोचा कि ज्योग्राफी में कर लिया जाए, क्योंकि एम कुछ और था। एम था आर्मी में जाने का। अच्छा। सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे, एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे और आर्मी में जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। यस। तो ये हमारी कोशिश थी, तो इसलिए हमने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट लिया था। बट मजा आया पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के मजा आया और काफी अच्छे टीचर्स, दोस्त सब कुछ मिले। तो मार्क्स भी मेरे ठीक थे, तो मास्टर्स में भी हो गया। तो तब तक मैं कोशिश करता रहा कि आर्मी में हो जाए, बट कई बार मैंने अटेम्प्ट्स दिए और अगर वहां नहीं हो पाया तो मेरा आगे प्लान बना कि मैं और क्या कर सकता हूँ। किस तरह के अटेम्प्ट्स दिया आपने? आर्मी वाले ही सारे, एफकट हो गया, सीडीएस हो गया, ये सब। अच्छा। अब मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे जो एसएसबी इंटरव्यू का लास्ट जो मैंने दिया था, तो मेरे से जो प्रेसिडेंट बैठे हुए, पहले तो आप जैसे एंट्री करोगे डे 5 सारे वर्दी पहन के बैठे रहते हैं एक साथ ऐसे करके, तो जाके थोड़ा आदमी चौंधिया से जाता है कि भाई ये तो कुछ हाई लेवल पे जगह पे पहुंच गया है एसएसबी इंटरव्यू। हाँ, से तो, थोड़ा सा एक वीक तक होती है ना? हाँ, 5 दिन का जो होता है। तो अच्छा। कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन था, तो मैं ऐसे ही कुर्सी पे बैठा, तो सब एक लाइन से बैठा और उनका क्वेश्चन था कि ऐसे वो पूरे जोश में भी, प्रेसिडेंट साहब जो इंटरव्यू के, मिस्टर नवंशमन लैड, व्हाट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द आर्मी, इन द डिफेंस फोर्स, कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करोगे? तो मैं आउट ऑफ वो प्रैग्मेटिक, मतलब जो करना चाहिए, मैंने वो बोल दिया कि सर नहीं होता है तो मैं पीएचडी करूंगा। तो कह रहे अगर तुमने पीएचडी आर्मी ज्वाइन करी, डिफेंस ज्वाइन किया, तो इंडिया एक बहुत अच्छा एजुकेटर खो देगा, तुमको वही करना चाहिए। जबकि वहां मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मुझे जवाब इस तरीके से देना था कि नहीं सर, मैं बार बार कोशिश करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ। खैर वो तो बहुत एक्सपर्ट है, वो हर चीज पढ़ लेते हैं आपके हाव भाव से, इन चीजों से। लेकिन बात यह है कि हाँ, एक चीज है, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू को जाना चाह रहे हैं तो सेम आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कह लो या चाहत, एस्पिरेशंस जो आर्मी में ज्वाइन करनी है, वो आप बनाए रखें थ्रू आउट 5 डेज, और नॉट जस्ट 5 डेज, आप उस चीज को जिए एक तरीके से, तब आपका शायद और अच्छा चांस बन सकता है आर्मी में ज्वाइन करने। हाँ, मतलब आप कब तक मतलब वो बाहर से शो करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके भीतर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप पकड़ा जाएंगे। सही बात है। एक हमारे टीचर ने बोला था, हेड, हार्ट, हैंड। तो इन तीनों चीजों का जब तक सम्मेलन नहीं होगा तब तक आप, मतलब किसी भी चीज में आप शायद सक्सेस ना हो पाए। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स करी और फिर आगे मैं पीएचडी में ज्वाइन करी। हाँ, ज्योग्राफी उसी से किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही। और उसी में पार्ट था एक डेजर्टेशन लिखने का। 4th सेमेस्टर ज्योग्राफी में हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप का बनाना होता है, तो उसमें मैंने क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा काम किया था नॉर्थ दिल्ली के आसपास। फिर उसी को मैंने दिल्ली पे एक्सटेंड करने की कोशिश किया अपने पीएचडी में। तो इस तरीके से मेरा जर्नी आगे चलता रहा। तो जब आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई तो फिर पीएचडी के बारे में कैसे आइडिया आया और किस तरह से आप मतलब पीएचडी में एडमिशन वगैरह आपको मिली और क्या प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए। तो 2 तरीके का प्रोसेस है यहाँ पे। पहले तो आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दें, जो आप क्लियर करें। अब क्या हो गया इन सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, मतलब जैसे शायद सीटेट है किसी और चीज का, मैं बताना चाह रहा हूँ एग्जाम का नाम, सीयूईटी, सॉरी सीयूईटी, और उसके जैसा एक एग्जाम होता है पीएचडी का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सारे यूनिवर्सिटीज का एक साथ होता है। अब नया ये रूल आ गया है, सबका होगा और आपने प्रेफरेंस डालना है, आपने अपना मार्क्स जैसे आपने अचीव करा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। मास्टर्स के या ग्रेजुएशन के दो? नहीं, ये एक अलग से एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम। उसका ही सिर्फ मार्क्स? हाँ, उसका होगा। तो ये एक तरीका है। दूसरी तरीका क्या है कि आपने नेट जेआरएफ एग्जाम दिया यूजीसी से, जिसमें आपने नेट या जेआरएफ या दोनों, मतलब अगर जेआरएफ कर लिया तो नेट तो आपको हो ही जाएगा। आप इस चीज को थोड़ा इलेबोरेट करिए कि नेट, जेआरएफ, ये सब, यूजीसी, ये सब क्या होता है? तो मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स हैं कहीं पे, ठीक है, तो जो टॉप 6% होंगे वो नेट क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया। अब वो कहीं भी इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बताइए, जैसे आपकी एडमिशन हुई तो क्रिकेट ज्योग्राफी में ही आप पीएचडी करना चाह रहे थे कि मतलब ये आपको ऑप्शन ही यही मिला या और भी कुछ मिल रहा है तो उसमें से आपने ये बेस्ट क्रिकेट ज्योग्राफी डिसाइड किया परस्यू करने? जैसे कि मैंने बताया कि मास्टर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे पास एक ऑप्शन था प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने का, जो सेमेस्टर 4 में था। तो मैंने वो टॉपिक दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली कैंपस एरिया में किया था क्रिकेट के ऊपर ही,
वो टॉपिक मैंने क्योंकि ऐसे ही रैंडमली मैं लेके गया और वो सिलेक्ट हो गया टॉपिक, उस पर मैंने काम किया। तो फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक को मैं एक्सटेंड करके आगे शायद इसको मैं पीएचडी लेवल पे भी दिल्ली के लेवल पे कर तो सकता आप हूँ। मास्टर्स में क्रिकेट ज्योग्राफी का ऊपर कुछ प्रोजेक्ट सबमिट कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट किया था। और जनरली ये होता है कि कहीं पे भी आपने ग्रेजुएशन में किया हो, कुछ ऐसी चीजें जो अपने अपने लाइफ में आसपास देखी हो। मान लीजिए कि बस का ही ट्रैफिक जैम संत नगर में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो किसी को यही इंटरेस्ट आया कि पूरे दिल्ली में कहाँ कहाँ जैम होता है और इसके पीछे मैं कैसे देख सकता हूँ कि ये जाम के कारण क्या है, इस ट्रैफिक को सुधारा कैसे जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स निकाले हैं, क्या लोगों की गलती है, इसके साथ पॉल्यूशन कितना हो रहा है जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसके साथ क्या वहां पे जो आसपास सेलर्स हैं उनको फायदे। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, एक पॉइंट को हमने कितने अलग अलग डायरेक्शन में उसको खींच के निकाल लिया और इसी के थ्रू आप किसी भी जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपने पीएचडी कर लिया, इवन ज्योग्राफी में भी इसके ऊपर पीएचडी किया जा सकता है। तो ये बताइए कि जैसे क्रिकेट ज्योग्राफी में एक जैसे टर्म क्रिकेट आ रहा है, तो बचपन से आपका क्रिकेट के प्रति कुछ लगाव था या सिर्फ इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज्यादा रिलीजन की तरफ फॉलो किया जाता है, तो ये कॉज है या कंबाइंड दोनों? आई थिंक जो सबके पीछे जो कारण होता है कि क्रिकेट कैसे हम ऐसे देखना शुरू करते हैं ना, बचपन से अपन टीवी में वही चल रहा है, पहला गिफ्ट भी आपको बैट मिला, बैट बॉल मिला, आप खेलना वहीं से शुरू कर दिए तो आपको पता चल जाता है। फ्रेंड्स भी अगर गेम वगैरह खेलेंगे हाँ, मिलेंगे वही तो तो। क्रिकेट और ही खेलने वाले मिलेंगे। ऐसा था कि मुझे याद है कि बचपन में मेरे आसपास के जो लोग थे, काफी सारे जो कजन्स कह लीजिए, जो नेबर्स थे, वो सब खेलते रहते थे और मेरा उम्र थोड़ा कम था, वो क्रिकेट ही खेलते रहते थे। तो मेरे अंदर से ये एस्पिरेशन आया कि अगर खेलना है भाई, इन लोगों के साथ मिलके रहना है, तो क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, आप वही खेलने जाते हैं। और एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है, फीफा का मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस, ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस नहीं होगा उसमें, ये फ्रांस वर्सेस, हाँ 2002, 6, 4 जब भी था, अच्छा, फ्रांस वर्सेस इटली का शायद फाइनल मैच होगा। मेरे कुछ रिलेटिव्स आए थे जो कि मैच देख रहे थे और मुझे भाई फुटबॉल का कुछ नहीं पता, क्यों चल रहा है ये मैच, मुझे कुछ और देखना है, मुझे कार्टून देखना है। तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया खेल रहा है फुटबॉल, ये व्हाइट ड्रेस है ना। मैं कह रहा हूँ कि यार इंडिया का तो ब्लू ड्रेस है। हाँ। कह रहे कि नहीं, टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच वाला फुटबॉल। ये मतलब कॉन्सेप्ट, क्रिकेट मतलब फुटबॉल भी अगर देख रहे हैं तो मुझे उस तरीके से बुद्धू बनाया जा सकता है कि क्रिकेट का, फुटबॉल का टेस्ट मैच चल रहा है भाई, ऐसे बोल के मेरे साथ उन्होंने जो ठगा है। और समझना भी है तो हाँ, क्रिकेट के थ्रू समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के लिए गेम ही एक बस क्रिकेट होता है। वही तो। और बैडमिंटन भी खेल रहे हैं तो यार पहले मैंने 2 हाथ से खेलना शुरू किया, किसी ने मुझे बताया कि भाई बैडमिंटन एक हाथ से खेला जाता है, हॉकी खेल रहे हो तो कुछ और चल रहा है। आप टेनिस खेल रहे थे, बैडमिंटन? हाँ, वो तो बीच में खेल भी रहा था मैं। तो पहले तो स्पोर्ट्स का अभाव कि और कोई स्पोर्ट आपको दिखता ही नहीं। मैं दिल्ली आके बास्केटबॉल खेलना मैंने शुरू किया। मेरे पिताजी बास्केटबॉल में नेशनल लेवल प्लेयर हैं, लेकिन मेरे पूर्णिया में कहीं ऑप्शन ही नहीं है कि आप खेल सकते हैं। पता ही नहीं था मुझे, एक वो टर्म होता है पता है आपको, अगर आप बास्केटबॉल को ऐसे करके अगर आप पकड़ पाए तो फिर आपको वो टीम में थोड़ा फायदा देते हैं कि इस बंदे का हाथ का थोड़ा मेजरमेंट है तो वो पकड़ पा रहा है। और मुझे ये बात ग्रेजुएशन में आगे पता चली कि हाँ मैं पकड़ पा रहा हूँ, शायद जेनेटिक्स का रोल रहा होगा, शायद पिताजी ने कुछ अच्छे से बास्केटबॉल खेला था, जो मेरे अंदर भी वो गुण है, लेकिन तब तक इतना लेट हो चुका है। इसमें सिर्फ मतलब लंबे फिंगर पाम का रोल है या कुछ और भी है? आई थिंक बॉल अगर आप ग्रिप कर पा रहे हैं तो ड्रिबलिंग में थोड़ा आसानी होता होगा या पास में आसानी होता होगा। समझ गया। तो यही इसमें यही है एक तरह से कि फिंगर्स आपके लंबे होने चाहिए, हाँ, ताकि आप ग्रिप साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो थोड़ा सा बेटर आप कब्जा कर पाते। और ये है कि मेरे साथ क्लास के सारे लड़के थे, सब कोशिश कर रहे हैं, सबको ऐसे दिया उन्होंने बॉल किक करके देखो, मुझे भी दिया तो मुझे लगा कि मेरे से थोड़ी होगा, मैंने पकड़ा कि भाई ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो ये थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस है कि हाँ यार शायद खेलने, तो पता नहीं नेशनल स्टेट का तो नहीं पता, लेकिन यार खेल सकते तो थे। वॉलीबॉल आप देख लो, इतना पसंदीदा गेम है, कितना मजा आता है खेलने में, लेकिन पता नहीं कि वॉलीबॉल के नेट हटा के वहां भी हम लोग शॉर्ट क्रिकेट खेल लेते हैं। तो ये चीज तो हमेशा से डोमिनेंट रही है और यही चीज मैंने पीएचडी में भी कवर करा कि कैसे अगर बास्केटबॉल का पिच है तो सब कुछ हटा के कंक्रीट वाले पे अलग बॉल लेके आएंगे जो कंक्रीट पे थोड़ा स्विंग मारे और फिर वहां खेलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से मेरे भी कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट में क्रिकेट ही चलता था। हाँ वही तो, ये चलना ही था। अब होता यही है कि क्योंकि मैंने ये चीज शायद कहीं देखी होगी, और मैं अपने प्रोफेसर्स को क्रेडिट देना चाहूंगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाया मुझे, ह्यूमन ज्योग्राफी करके सब्जेक्ट है, तो उन्होंने अलग तरीके से भी पढ़ाया कि कैसे ना सिर्फ पहाड़ पठार नदी ही ज्योग्राफी का पार्ट है, ह्यूमंस एज इंसान जो चीजें भी हम कर रहे हैं वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर ट्रेनें जा रही हैं तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में आ गया, लोग रह रहे हैं तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आ गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा कि लोग अगर खेल रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स ज्योग्राफी क्यों नहीं हो सकता है। हाँ। और जब मैंने टॉपिक शुरू किया तो मुझे लगा कि भाई मेरे से बड़ा चीता तो कोई है ही नहीं, कौन ही कर सकता है स्पोर्ट्स ज्योग्राफी पे काम, ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा। लेकिन यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इतने सारे काम हो रखे हैं कि मैं बस एक शायद एक हल्का सा एक बस कहता हूँ ना कि
कुछ हल्का सा अलग सा तो करना जब चाह आप रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स ज्योग्राफी के बारे में सोचे थे तो आपको ये नहीं पता था कि ये स्पेशल ये कोई हाँ, डिसिप्लिन मुझे एग्जिस्ट बिल्कुल कर रहा है और इस कुछ पे नहीं। कुछ वर्क चल हाँ, भी रहा है? मुझे स्पोर्ट्स का भी नहीं पता था कि आपको ऐसा लगा कुछ हो आपने सकता खुद है। ही एक नया हाँ, सब्जेक्ट मैंने ऐसे कर इजाद दिया किया। है। मैंने बात करा तो हमारे सुपरवाइजर्स ने बताया कि यार तुम पहले जाके देखो स्पोर्ट्स ज्योग्राफी क्या होता है, गूगल स्कॉलर करके। अगर आप किसी को भी पीएचडी करना है, कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले संत नगर का, कि अगर उस पर भी करना है तो आपने वो टॉपिक डाल देना है, ट्रैफिक इन दिल्ली, पॉल्यूशन इन दिल्ली। गूगल स्कॉलर पे जाएं, इंटर मारें, एक साथ आपको इतने रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं आपको काम करना है वो शायद आपको वहां दिख जाए। तो शायद वो टॉपिक पे काम करना उतना लाभदायक ना हो, क्योंकि कोई भी बोलेगा ये इस पे तो हो रखा है काम। तो इस तरीके से मुझे सजेशन मिले तो मैंने स्पोर्ट्स ज्योग्राफी पे देखा, तो यार मैं तो भौचक्का रह गया कि यार इतने सारे काम हो रखे हैं, फुटबॉल पे, कब इस पे। आप विश्वास नहीं करेंगे, पार्कर जो गेम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार के जाते हैं, उस पे काम हो रखा है, फ्रिस्बी पे काम हो रखा है। तो सब जगह कैसे लोग अलग अलग तरीके से सेटलमेंट क्रिएट कर रहे हैं, किसी जगह को नया मीनिंग दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये है, आपके लिए हो सकता है कि आप फल बेच रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो क्रिकेट खेलने के लिए जगह है। तो ये सब चीजें करते करते इन सब चीजों को मैंने इनकलकेट किया अपने पीएचडी में। तो इस तरीके। अब ये बताइए आप कि जब आप एडमिशन के लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये ऑप्शन आप खुद डिसाइड किए थे, क्रिकेट ज्योग्राफी। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये अच्छे मार्क्स भी लाते होंगे, ठीक है, और फिर एक प्रोसेस आता है इंटरव्यू का प्रोसेस, ठीक है। तो कितना ट्रांसपेरेंसी देखते हैं आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये पीएचडी वाले एडमिशन को लेकर? ट्रांसपेरेंसी तो मैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ ना जाके मैं इसको कहूंगा कि यही लॉजिक है पीएचडी का। अच्छा। आपको करना है, आपको एक सुपरवाइजर आपकी हेल्प करेगा, आप उनके साथ 5 साल रहोगे एटलीस्ट लिखने वाले काम, उसके अलावा तो आप जिंदगी भर उनके साथ रहोगे। बिफोर एडमिशन मैं बिफोर एडमिशन की मतलब मैं उस पर भी आऊंगा। तो बात यह है कि इंडिया में देख लें या वर्ल्ड वाइड देख लें, आपकी थोड़ा कनेक्शन कहीं ना कहीं टॉपिक पसंद आए आपके सुपरवाइजर को, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां पे उस पर काम होता हो, ये जरूरी है। तो ये चीज को आपको अगर अप्लाई भी करना है तो आप ये रिसर्च पहले खुद से कर लें, अपने टॉपिक के अलावा भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। हिस्ट्री पे मान लीजिए आपको काम करना है मौर्य काल पे, और आपने करना है, लेकिन उस पर इतना काम हो रखा है पटना यूनिवर्सिटी में कि आप कैसे अप्लाई करोगे। हर दूसरा बंदे ने मौर्य पे कर लिया, किसी ने कुम्हरार पे कर लिया, किसी ने सारनाथ जाके काम कर लिया। तो आपको कोई बोलेगा ना कि यार इस पे काम हो रखा है तो तुम्हें कुछ और करना चाहिए। तो अगर आप पहले से डिसाइड कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा इनपुट क्या देने वाले हो इसमें? हाँ, एक्स्ट्रा इनपुट क्या देने वाले हो वो एक चीज आ जाती है। उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है, जहां भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके आप प्रोफाइल पे चले जाइए, उसके वेबसाइट पे चले जाइए, आपको सारे प्रोफेसर के नाम मिल जाएंगे, सारे सीवी मिल जाएगा, और सारे सीवी पे आपने सर्च कर लिया आपका टॉपिक कहाँ फिट बैठ रहा है। आप कोशिश करेंगे कि आप मेल भेज रहे हैं, और यही प्रोसेस ही है। ये ट्रांसपेरेंसी नॉन ट्रांसपेरेंसी की बात तो बाद में आएगी, लेकिन ये प्रोसेस है, क्योंकि लोग चाहेंगे कि सामने वाले जो यूनिवर्सिटी वो भी आपको जाने कि हाँ आप में ये क्षमता है कि नहीं कि आप ये काम कर सकते हैं। और इंडिया में करें या बाहर करें, आप ऐसे मेल करें, और अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप ऐसा समझें कि शायद आपका। तो अगर आप पिछले 10-15 साल को देख लें, 20 साल को, तो उस समय रेयर मतलब कोई मिलते थे जिन्होंने पीएचडी कर रखा था इंडिया में, और मतलब एक डॉक्टर की जो मिलती है उपाधि मिलती है एक तरह से, वो डॉक्टर यूज कर सकते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है। तो अब देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉलेज, ये सब यूनिवर्सिटीज या बच्चों के अंदर हायर एजुकेशन को लेके थोड़ा सा करेज बढ़ा है, सॉरी वही जो भी बढ़ा है। तो अब देखिए बहुत सारे मतलब हैं जो पीएचडी कर रखे हैं, और बहुत सारे हैं जो परस्यू कर रहे हैं अभी। तो एक आ जाता है कि मतलब कंपटीशन, और इंडिया में थोड़ा सा बार बार ये चीज़ का चर्चा रहता है, जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों का। तो मैं स्पेशली उस पूरे चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली जो पीएचडी कर रखे हैं, उसके बाद उनकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब उनके लिए मतलब कितना कंपटीशन है इंडिया में, और एक ये मिनिमम आप एक बता दीजिए रेंज आइडिया कि मतलब कम से कम इस लेवल पर तो आप रह जाएंगे अगर आप पीएचडी कर लिए हैं तो, और आगे मतलब कितने क्या अपॉर्चुनिटीज और भी हैं, वो सब चीज़ आप बताइए थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो आप पीएचडी करने के दौरान ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और बहुत सारी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया में है जहाँ पे आप अप्लाई करें, अपना अच्छा इंटरव्यू दें, आपके शायद थोड़े कनेक्शंस भी हो तो उससे भी हेल्प होता है। फिर आप एक ये बहुत ही डोमिनेंट प्रोग्राम है जो जनरली फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं तो ये सजेशन देता हूँ, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कि पीएचडी को तो शार्क टैंक जैसे बना देना चाहिए, है ना।
शार्क टैंक में आप देखेंगे लोग आते हैं, उन्होंने भी 10 साल काम कर रखा होता है, 5 साल 10 साल एक प्रोडक्ट पे काम किया, उन्होंने कितना मिलता है, 2 मिनट मिलता है बोलने को कि ये सब्जेक्ट है, इस पे हम ऐसे काम करेंगे, इस तरीके से मार्केट पे हमारा ये फोकस। क्यों ना जो पीएचडी टॉपिक हम कर रहे हैं उसको भी शार्क टैंक बना दिया जाए। हमारी भी इंटरव्यूज होते हैं, कई लेवल पे इंटरव्यूज होते हैं जब हमारा पीएचडी पास होता है। ऑब्वियसली बहुत ही लिटरेचर का काम है, ये सब काम है, बट इसको अगर हम क्विक कर पाए और इसको हम मार्केट से जोड़ पाए, इंडस्ट्रियल एकेडमिक लिंकेज के तरीके से इसको काम कर पाए, तो जैसे मैं अगर स्पोर्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं कैसे एक ऐप बनाऊं जिससे लोग ग्राउंड में आके क्रिकेट खेल पाए आसपास अपने लोगों से। इस पे ऐप हो सकता है, पहले बहुत सारे ऐप्स हैं, प्लेयो हो गया, क्रिक हीरोज हो गया, बट ये सब ग्राउंड सेंट्रिक है। आप देखेंगे कि कहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है वहां जाओ आप खेल लो, ये भी एक ऑप्शन है लोगों के पास, लेकिन पीपल सेंट्रिक ऐप नहीं है। अगर मुझे अगर ऐप बनाना होता तो मैं तो ऐसे बनाता कि यार इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, सबको यार अच्छा लगता है कि अगर दोस्त लोगों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, तो ऐसा होता कि हम जाएंगे और दोस्त कब फ्री हैं उस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर ग्राउंड भी बुक हो गया, तो हर चीज को इंटीग्रेट करके किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पीएचडी के टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसी के साथ दौरान आप जो पीएचडी कर रहे हैं आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, मैं सही बता रहा हूँ। पहले के जमाने में क्या हुआ करता होगा कि एक रिसर्च पेपर चाहिए, उसके लिए आपने 2 दिन भागना है, एक किताब के लिए भागना है, टाइप करना है, गलत हो गया पूरा पन्ना फाड़ दो। अब तो हर चीज आपके फोन में है, हर आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप करने के लिए लैपटॉप है आपके पास, तो काफी आसान हो गया पीएचडी करना, टाइम आपके पास काफी बच जाता है। साथ ही साथ अपने आप को आप पुश कर सकते हैं इंडस्ट्री की तरफ। आप किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, आप जेंडर पे काम कर रहे हैं तो आप किसी वर्ल्ड बैंक या फिर WHO के किसी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, यूनिसेफ के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ सकते हैं। तो ये तो मैं से ऑप्शंस बता रहा हूँ। मैं ही हूँ, अगर मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहूँ, मुझे खुद काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आए हैं जहां मैं स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के लिए मैंने कई जगह अप्लाई किया, बहुत सारे स्पोर्ट्स कीड़ा हो गया वहां पे। तो ऑप्शंस काफी सारे हैं आपके पास अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें। लोग जनरली, लोगों को ये लगता है कि हम करेंगे, हमें बस प्रोफेसर बनना है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप इसको पुश करें तो शायद आप जो अगले जनरेशन को आप प्रोफेसर बन के भी है जो आप ज्ञान प्रदान करेंगे, शायद आप भी अभी के वोकेशनल और एंटरप्रेन्योरल जो नॉलेज सिस्टम जो आजकल बन रहा है वो आप खुद जब गेन करेंगे तो आप और अच्छे से बता पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शंस काफी सारे हैं, बस एक्सप्लोर करने की बात है। क्या तो सबसे पहले तो चेस खेलना, चेस बहुत पसंद है आपके साथ। अरे संटू भैया के साथ इतना हमने चेस खेला है और बहुत अच्छा खेलते हैं, इनको एकदम आप अंडर एस्टिमेट मत करना। 1400 कुछ रेटिंग है इनकी, जो कि मेरी भी वही रेटिंग है, बट इनके पास हमेशा समथिंग इज इन द पैक्स। इंडिया अभी चेस में जीता ओलंपियाड, आई थिंक ये भारत का सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन है किसी भी स्पोर्ट्स में। पहले तो चेस को स्पोर्ट्स नहीं बोलेंगे, जिससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो ये रिसर्च भी आया है, रिसर्च आया कि जितना टेनिस खेल के आप कैलोरीज बर्न करते हैं तो चेस प्लेयर जो बैठे रहते हैं उतना दिमाग, क्योंकि दिमाग भी तो रन हो रहा है कैलोरीज पे ही, तो इस कारण से उनका भी काफी कैलोरी बर्न होता है, तो वो भी थोड़ा कैलोरी बर्न कर पा रहे, पता नहीं कितना बॉडी में वो प्रतीत होता है। बट जो हमारी विक्ट्री थी चेस ओलंपियाड की, माय गॉड, मेन विमेन दोनों में हमने एकदम रॉक कर दिया। हमने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को हराया, फैबियो कैरुआना यूएस के बहुत अच्छे ग्रैंड मास्टर, उनको भी हराया। वी ई है, अगर आप उनका मैच देखेंगे, गुकेश वर्सेस वी ई मैच किसी को भी देखना चाहिए। गुकेश के पास 2 नाइट्स थे, 2 घोड़े थे और उनके पास एक हाथी बचा हुआ था, पॉन्स बराबर ही थे, और सबने कह दिया कि भाई मैच तो अब ड्रॉ होने वाला है। बट गुकेश बीइंग गुकेश, उसने, और ये था कि बाकी सारे हम ड्रॉ खेल चुके थे और एक जीते थे एक हारे थे, ऐसा कुछ था कि हमें बैलेंस करना था। एंड में एंड तक रगड़ते रगड़ते भाई मैच निकाल के ले आया बंदा। आई थिंक डिंग के साथ नवंबर में फाइनल वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, यू नेवर नो, इंडिया को मिल जाए गोल्ड शायद पहली बार तो नहीं, विश्वनाथन आनंद ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, इस बार शायद मिल जाए फिर से वापस से इंडिया बैक ऑन ट्रैक। और इसके पीछे भी अगर आप जानना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं और भी स्पोर्ट्स को ऐसे रिलेट करके बताऊं कि जैसे इंडिया चेस की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये शुरू होता है इंडिया में, मतलब चतुरंगा के नाम से शुरू हुआ था, और उसके जो पीसेज हैं, पीसेज में है आपकी रानी है, रानी का लेकिन चतुरंगा में ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, राजा का भी था और रानी का 2 मूवमेंट था। अच्छा। और आपको मिलेगा घोड़ा, हाथी, ठीक है, और एक और है ऊंट। मतलब रूल्स में इनोवेशंस होता है, रूल्स में तो इनोवेशन हो ही गया, लेकिन मैं पीसेस के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा। पीसेस के नाम ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि ये इंडिया के वेस्टर्न इंडिया में शायद कहीं डेवलप हुआ होगा 4th सेंचुरी के आसपास। अच्छा। फिर ये सिल्क रूट के थ्रू वर्ल्ड में चला गया, अब इसके नाम चेंज हो जाएंगे, क्वीन आ जाएगी, बिशप आ जाएगी। अब इसी टाइम पे क्या चल रहा था कि स्पेन में और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे वुमेन को ज्यादा कोर्ट में आने का मौका मिल रहा था। इस कारण से एक टाइम था, कोई क्वीन थी जो कि बहुत फेमस थी, उनको चेस पसंद आया, तो अब क्योंकि उनका डोमिनेंट पावर था तो क्वीन डोमिनेंट पीस बन गए।
और क्वीन का पावर ऐसा बढ़ गया कि पहले बस 2 पीस चल सकता था, अब क्वीन पूरे बोर्ड पे जा सकता था, इतना पावरफुल क्वीन बन गया। और ये वापस इंडिया आता है, अब हम वापस खेलना शुरू करते हैं। लेकिन इंडिया आने से पहले यहाँ चल रहा है यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, कोल्ड वॉर के बीच में चेस एज एन इंटेलेक्चुअल गेम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है कि कौन ज्यादा तेज है, यूएस के यूएसएसआर। इस बीच मामला काफी बैलेंस ही चल रहा था, लेकिन रशिया जीतती आती थी, स्पेस्की करके उनके खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी। इसके बीच आते हैं हमारे बॉबी फिशर, यूएस के ग्रैंड मास्टर। वो रशिया जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं। और ये ऐसा था कि कैसे यूएस कैसे डोमिनेट करते गया। और आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर बॉबी फिशर एज ए यूएस सिटीजन जीत रहा है और आगे जाके यूएस की जीत हो जाती है बेसिकली कोल्ड वॉर में, तो कैसे चेस से रिफ्लेक्ट हुआ उसके साथ। उसके बाद आप आगे बढ़िए, उसके बाद आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ब्लू ड्रैगन। तो ब्लू ड्रैगन एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उससे ये पता चला कि क्या मशीन इंसान को हरा सकता है। डिबेट हम ले जाना चाहते हैं आगे से। उस समय तक कंप्यूटर गेम नहीं हाँ, कंप्यूटर था, बट कंप्यूटर के साथ ये था कि वो मूव्स प्रिडिक्ट करेगा और ह्यूमंस बैलेंस के साथ खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया, उसी तरीके बात ये चलती चली गई कि भाई ये डिबेट में चेस से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल कि क्या कंप्यूटर्स इंसान से तेज हैं। आज मेरे फोन में जो ऐप है वो किसी भी ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है। तो क्या किसी दिन कंप्यूटर इंसान को टेक ओवर कर पाएंगे? ये चीज का जवाब आपको मिलेगा चेस के थ्रू। इंटरेस्टिंगली ब्लू ड्रैगन 1998 में मैच होता है, गैरी कैस्पारोव वर्सेस ब्लू ड्रैगन। बात ये होता है कि मैच चल रहा है और ड्रॉ के पास मतलब है, ड्रॉ के पास है नहीं। कैस्पारोव को पता है कि वो हार जाएगा क्योंकि वो भी ग्रैंड मास्टर है, गॉड फादर है चेस का, उससे बड़ा तो खिलाड़ी नहीं हुआ। वो क्या करता है अभी तक, लेकिन कंप्यूटर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि खुद चल दे। कंप्यूटर मूव्स प्रेडिक्ट कर रहा है, एक बंदा है जो कि उसके मूव अच्छा ये चला, मैं ये चल देता हूँ, ऐसे कर रहा है। तो उसने ड्रॉ ऑफर कर दिया जो बंदा कंप्यूटर चला रहा था, क्योंकि उसको ये ना लगा कि भाई इंसान ही हार जाएगा कंप्यूटर से तो बचेगा क्या फिर, मतलब हमने ही इन्वेंट किया और वो हमें टेक ओवर कर जाए। तो फिर कैस्पारोव ने वहाँ ड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर जो मैचेस हुए, बहुत सारे नए स्टॉक फिश आया, इन इंसानों को तो ऐसे कंप्यूटर्स ने ऐसे हराना शुरू किया। बट ये सब चल रहा है। बट अगर आप अभी देखें तो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में जैसे हम एंटर करते हैं, विश्वनाथन आनंद ने 5 लगातार चैंपियनशिप जीता। अगर सौरव गांगुली लॉर्ड्स पे अगर अपना टी शर्ट घुमा रहा है तो वो बस एक आदमी नहीं है, एक इंडिया का कप्तान नहीं है, वो एक इंडिया का सिटीजन है जो कि कह रहा है कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो इन 21st सेंचुरी वी हैव अराइव्ड, हम आपको वापस करके देंगे, चाहे स्पेस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे चेस हो। विश्वनाथन आनंद जीतते हैं, वो एक फौज क्रिएट करते हैं। अभी टॉप 10 में 3 खिलाड़ी हैं अपने, शायद टॉप 12 में 3 है और टॉप 5 में 2 हैं, गुकेश, अर्जुन। मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैं कह रहा था कि शायद हम जीत भी जाएं, मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी चेस फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल करना चाहिए, और इंडिया बहुत रॉक कर रहा है स्टेज। मेरा एक क्वेश्चन है इससे कि जैसे विश्वनाथन आनंद जब चैंपियन थे चेस में, ठीक है, तो उनकी रेटिंग समथिंग 2800 के आसपास होगी, मैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, 2800 प्लस के थे वो। तो क्या होता है कि एज के साथ थोड़ा ब्रेन वर्क करना कम कर देता है जो रेटिंग गिरती है, या लोगों के लेवल इस तरह से बढ़ते जाते हैं कि रेटिंग गिर जाती है? नहीं, एज के साथ तो इफेक्ट करता है। आप ही दौड़ना शुरू करते हो सकता है एक 20 साल के लड़का 40 साल के लड़के से अच्छा दौड़ जाए, क्योंकि बॉडी के मसल फाइबर उस तरीके से वर्क करते हैं। सेम ब्रेन भी एक मसल ही है। बॉबी फिशर का मैं एग्जांपल दे रहा था, वो हराने के बाद उनको ऐसा लगने लगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है कि यूएस मेरे ऊपर, यूएसएसआर मेरे ऊपर वो कर रहा है, स्पाई कर रहा है। वो उन पे मूवी बनी है पॉन्ड सैक्रिफाइस, आपको पता चलेगा कि वो पागल हो जाते हैं, आइसलैंड में जाके जीते हैं और 2008 में उनकी शायद मौत हो जाती है। और बहुत ही लास्ट उनके कुछ ईयर्स बहुत डिप्रेशन में थे, वो परेशान हो गए क्योंकि हाँ, ब्रेन उस तरीके से काम करना नहीं करता है इफेक्टिवली। अभी आप देखेंगे इस बार विषय आनंद इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने मौका दिया विदित संतोष गुजराती को, ठीक है, वो 4th पे खेल रहे थे, पेंटाला हरि कृष्णा 5th पे थे, 5th बोर्ड पे। उन्होंने एक्सचेंज भी किया था, लेकिन वही है कि गुकेश, प्रज्ञानंदा और क्या कहते हैं हमारा अर्जुन एरिगैसी, उन्होंने कमाल कर दिया। इसके बीच एक आदमी आता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नहीं होता तो हर साल हम जीतते। मैग्नस कार्लसन मोजार्ट ऑफ चेस, मतलब आप सोच नहीं सकते वो बंदा क्या है, कुछ भी कर सकता है वो चेस में। सबको लगता है कि अब आप एज की बात कर रहे हैं, अरे अब इसकी एज हो गई, अरे अब तो आजकल मजे कर रहे हैं। इस बार इंडिया का चैंपियनशिप में इसीलिए चांस बना है क्योंकि कार्लसन ने बोला कि भैया अब हमको नहीं खेलना, मेरा हो गया है, मैं बहुत खेल लिया, तुम लोगों में से किसी में मतलब दम नहीं है मुझे हराने की, तो आई एम नॉट प्लेइंग एनीमोर। तो फिर उसने दे दिया कि यार जिसको खेलना है खेलो, मैं बस बाहर से देखता रहूंगा। एक तरह से वो रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट नहीं, वो कभी जब उसको लगेगा कि मेरे लेवल के खिलाड़ी आए हैं, तो फिर वो वापस आ जाएगा। ऐसा उसका कहना है कि लगभग 10 साल से उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। हाँ, मतलब कोई भी कंपटीशन, कोई भी गेम, चेस 960 एक वेरिएंट है जिसमें चेस के पीसेस उल्टे पुल्टे होते हैं हर गेम में,
घोड़ा कहीं और होगा, कास्लिंग के रूस, वो खेला, वो भी जीत गया वो। उसने खुद वो प्रोग्राम शुरू किया, गुकेश भी गया था उसमें नॉर्वे खेलने के लिए, और पता नहीं कैसे उस बंदे के अंदर कुछ है। उसकी भी जैसे क्रिकेट की बात होती है हमारी तरफ कि कैसे हम क्रिकेट देखते हैं, खेलना देखते हैं और खेलते खेलते वही खेलने लग जाते हैं। उसकी बहनें चेस खेलती थी और फिर कार्लसन ने देखा, बहनों को हराने के साथ शुरू हुआ। और उसकी एक वीडियो है 13 साल की कैस्परोव की। कैस्परोव जो उस टाइम का सबसे महान खिलाड़ी, मैंने कितनी बार बताया भी, कैल्सन के साथ खेल रहा है और आराम से चिल बैठा है बंदा, उसको कोई टेंशन नहीं, वो 13 साल का बच्चा देख रहा है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मैं एक वीडियो देखा हाँ, था और कैस्परोव की हालत खराब है कि भाई मैं इससे हार जाऊंगा। पहले तो बेचारा इतना चैंपियन हो कि कंप्यूटर से हार जा रहा है, बच्चे से हार जा रहा है, मुझे बहुत अफसोस होता है उसके लिए। उसके बाद वो रशियन पॉलिटिक्स में बहुत पिटा बेचारा, पुतिन ने बहुत रगड़ा है उसको, उसको छोड़ के भागना पड़ गया। तो काफी महान खिलाड़ी है, बट उनके पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ कुछ टेढ़े मुकाम आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं चेस से रिलेटेड बताऊंगा कि रशिया में किसी ने एक्सपेरिमेंट, रशिया हंगरी में एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अगर एक ग्रैंड मास्टर, मैं खुद एक ग्रैंड मास्टर औरत के साथ शादी करूं तो क्या हमारी बच्चियां ग्रैंड मास्टर बन पाएंगी, बच्चियां। तो इसमें इन्होंने 5 बेटियां होती हैं, शायद बेटे भी होते होंगे, लेकिन मुझे सबसे छोटी बेटे के बारे में पता है, जूडिथ पोलगर। जूडिथ पोलगर हंगरी की मतलब आई थिंक पहली लड़की है जिसने 2500-2600 रेटिंग क्रॉस किया होगा, और अभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन चेस प्लेयर है। और शायद ये हो गया। तो हम जब नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट करते हैं, क्या टैलेंट इनबॉर्न है क्रिकेट में, फुटबॉल में, चेस में, या टैलेंट को बनाया जा सकता है? यहाँ पे शायद दोनों चीज का एक मिशन आपको पता चलेगा कि हाँ, दोनों चेस प्लेयर्स थे, उन्होंने नेचुरली शायद उसमें वो जेनेटिक फैक्टर्स आए होंगे, और शायद क्योंकि हमेशा से बचपन से देखते आ रही होंगी तो सीखने का भी मौका मिला उसको, और वो बहुत ही अच्छा करा उन्होंने। तो ये सब तो डिबेट अच्छा, चेस में ये चलता जो ये रेटिंग जो है ग्रैंड मास्टर, मास्टर, ये इसका थोड़ा सा रेटिंग बताइए, तो कितना से ज़्यादा को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है या कुछ? तो पहले तो है कि आप ELO रेटिंग मिलती है आपको, ये ELO की फुल फॉर्म मैं खुद भूल रहा हूँ। फीडे, ये भी फुल फॉर्म है, फीडे और ELO चल रहा है। तो हाँ, आप ऐसे शुरू होगा, नेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, और फिर होते हैं सुपर ग्रैंड मास्टर जो 2700 से ऊपर होते हैं। अच्छा। कुछ ही लोग हैं जो 2800 से ऊपर गए हैं, जिसमें अभी गुकेश 2790 पे कुछ होगा, और अर्जुन भी 2780 ऐसे समथिंग अराउंड दैट इस पे है। तो जनरली अगर आप 2 लोग मैच खेल रहे हैं, अगर मैंने आपको हरा दिया तो उसका कुछ कैलकुलेशन होता है जो मुझे भी नहीं पता, वो डकवर्थ लुइस करके टाइप का कैलकुलेशन जो किसी को नहीं पता। कुछ पॉइंट आपका पॉइंट, आपका गिर जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, तो इस कारण से होता है। लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लड़कियों के पॉइंट्स हमेशा कम क्यों हैं? अच्छा, वो लोग हमेशा 2500-2600 तक ही रहेंगी, लेकिन लड़कों के 2800 पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1930s के आसपास क्या होता कि वुमेन पहली बार चेस खेलने क्लब्स में आने लगी, और लोगों का ईगो हर्ट हो गया कि भाई अगर हम लड़कियों से हार गए तो मामला तो है, गड़बड़ हो सकता है, इनसे नहीं हारना है। तो ये चीज़ चल रही थी, तो उनको रोक दिया गया। अब क्या है कि लड़के खेलने लगे, ये खेलने लगे, तो आपने मुझे हराया, मैंने आपको हराया, किसी और ने हराया, इस तरीके से कर करके +3 +5 कर करके हमारा रेटिंग तो काफ़ी आगे बढ़ गया। लेकिन लड़कियां, क्योंकि फिर बाद में उनको 1970s के बाद जो वुमेन मूवमेंट होता है, उसके बाद फिर से उनको रिसर्जेंस होता है वुमेन का पब्लिक स्पेसेस में, तो वापस आती है खेलने के लिए, तब उनका वापस से मैच शुरू होता है, तब वो शायद रेटिंग पे पीछे तो शुरू करा, तो शायद वो खेलते रहें तो शायद बैलेंस कर भी जाए। बात यह है कि लोग बोलेंगे कि यार लड़की और लड़के का ही मैच हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? पता नहीं क्यों नहीं होता है यार, होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेस में तो हो ही सकता है, बाकी सब स्पोर्ट्स में मुझे नहीं पता। ये बहुत ही बड़ा डिबेट है स्पोर्ट्स में। मैं आपको बताऊं, आजकल तो ये चल रहा है कि मतलब इक्वालिटी की बात हम हर जगह कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सेरेना विलियम्स को कोट करना चाहूँगा, सबसे महान फीमेल एथलीट आप कह सकते हैं उनको, किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। तो उनका ये कहना है कि कैसे मेन स्पोर्ट्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है? तो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आप कैसे डेवलप करेंगे वुमेन स्पोर्ट को? अगर आपको डेवलप करना है इंडिया में, तो आप देखिए, हर चीज़ सरकार कर रही है, हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं कि हाँ नेशनल इंटरनेशनल, वो दंगल मूवी देखा थे, अगर वो टैलेंटेड थी तो वो वहाँ पे पहुँच पाई क्योंकि स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई टैलेंटेड नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जो अभी रेसलिंग फेडरेशन में जितना लफंगा मतलब लफड़ा चला, वो सब तो रहे है, उसके बारे में तो अलग से शायद हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, उसको सुधारने के लिए भी काम करना पड़ेगा, बट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर कुछ हम कर सकते हैं वो है कि इंकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन एकदम ग्राउंड लेवल पे। आप अपने बच्चों को भेजें खेलने के लिए, और खेलने से किसका बुरा हुआ है यार? कितना मजा आता है खेलने में, सबको खेलना चाहिए, चाहे आप चेस खेलें चाहे टेनिस खेलें, सब बराबर है, बस खेलो भाई, खेलो, कहीं भी जाके कुछ भी खेलो। शायद मेरे PhD का यही पर्पस है, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ ही है। हाँ, लैंसेट के रिपोर्ट के हिसाब से 48% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर ओबीज। हमारे पास जो हेल्थ एज एन एपिडेमिक चल रहा है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कोई भी स्पोर्ट खेलें,
नॉट नेसेसरी आप घर से बाहर निकले, आप चलो वॉक करते हैं, शायद टाइम नहीं मिलता, आपके पास ये एक्सक्यूज हमेशा रहेंगे, लेकिन 40 मिनट 45 मिनट अगर आप कुछ भी कर पाएँ वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सही है। दूसरी चीज़, आप जाओगे, पसीना निकलेगा, बॉडी की जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकलेगी। ये तो शायद यूट्यूब पे देख देख के आप परेशान हो गए होंगे, खेलो खेलो, लेकिन यही है कि कहीं भी बस खेलना शुरू कर दो यार, कुछ भी खेलो। मेरे साथ आके खेल सकते हैं, चिंटू भैया तो खेलते भी हमारे। और क्या आपको मतलब बुक पढ़ना पसंद है? तो आई थिंक बुक्स आर द क्रिएटर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना। विदाउट बुक्स तो आई डोंट एज्यूम कि हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट एनी पॉलिसी, any sort of government framework, any you would say anything for the society. The essentiality of books is in the reading. Reading creates imagination. So for example, if you are just looking at H.C. Verma 11th class book for physics, My favorite book. your favorite book, but the problem with that book is कि when the bandar is pulling that particular pulley, it does not create a sense of imagination in me. I just cannot recreate the whole aspect. So you need to have some scientific underpinning to understand the concept there. But when it comes to, say, books, even NCERTs, for example, if you're talking about Akbar and his Rajgaddi, where he is sitting, and all of a sudden you would have this imagination. Okay, so this person was sitting here, all his darbars were standing like this. It creates such an imagination in your mind that the whole landscape of ancient medieval India, which would not have existed, cameras were not there obviously, they get recreated through your own imagination. And hence I would say books greater than movies sort of. This happens with many people who read say Game of Thrones books, Song of Ice and Fire, people who read Harry Potter books. So they always have additional things to say, additional thing to add. They always say ki maybe the movies were not able to cover as in that depth that the books covered. Now, if you ask me which books, if I have to recommend, I would be suggesting books to read would be on Indian freedom fighters. So you must read, say, Gandhi. You must read Ambedkar. You must read Bhagat Singh. Why Am I an Atheist? So what you will have an idea that when India was trying to get independent, these characters were at the fore of providing that impetus for the masses and also the political administrators who were there, so that we can finally break off the long chains of British colonialism over the past 2 centuries. Now when we are reading these people, we understand their mindsets, and that is the whole idea. If we are reading these people, we actually get to know what they were thinking and how we can apply that even in the present context. Even modern India has many great authors. You have Abdul Kalam's Wings of Fire, and I am saying this for the people who have just started reading. You have Nandan Nilekani's book. I'm forgetting his book's name. He actually worked on the Aadhaar system that came. He is the person behind it. You will get pretty much books on Swaminathan, Ratan Tata. So the people who are trying to construct India at present, the thought, the thinkers of modern India, I would want people to read them, so as to they actually get the grasp of the idea what the whole thinking process of these people were, and how we can imply in whichever field that we are going to move on forward. Some of your favorite books? Like I mentioned, My Experiments with Truth is one of them. And I would recommend a book by a Bihari. You wouldn't know he is a Bihari. This person is George Orwell. His book, The Animal Farm, is banned in communist and capitalist countries both. Oh. It's a, I think, 120-page book, and it talks about a farm where there are so many animals. There is one particular line. I have goosebumps. I have goosebumps even speaking about it. It says that all animals are equal, but some animals are more equal than others. This actually defines all the political systems, all democracies, maybe autocracies all over the world. Some people are equal, but some people are more equal than others. You can basically apply that. And his other book, 1984, is something that I would recommend as well. So yeah, if you ask my favorite book, it would be Animal Farm by George Orwell. And I'm saying that it is written by Bihari because George Orwell was born in Samastipur, Bihar. Oh. So that is the whole story behind his origin. And I don't know, I never found any reference of Bihar in his books, but you would say the works happen that way. Oh. Apart from that, which all books can I suggest? Tale of Two Cities, Charles Dickens. I couldn't understand a bit. When I was reading it, it was such hard English. The person defines hunger. Hunger is like a rat crawling out of his hole. Hunger is like this. On hunger, he has written one page. What hunger actually is. If someone is reading that particular page, he will
possibly understand all the poverty in the world just because he has read that one page. The way of defining, the way of speaking is amazing. And then you also have Arundhati Roy. I think it was a story on Kerala, God's Own Country. I'm forgetting the name, but yeah, these books are. तो आप ये बताइए कि जैसे आप जो पीएचडी किए तो उसमें एडमिशन कैसे मिलता है और क्या क्या प्रोसेस है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इंडिया में? तो इसके जनरली 2 तरीके हैं। पहले तो सारी यूनिवर्सिटीज का एक साथ एग्जाम होता है, जो आजकल ये नया प्रोसेस चला है। यूजी में भी होता है, पीजी में भी होता है, पीएचडी में भी होता है। तो आपने ये एग्जाम दिया, आपके मार्क्स बढ़िया आए, फिर उस मार्क्स के हिसाब से आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपके मार्क्स हैं। एक एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू वगैरह होता है। हाँ, इसके अलावा दूसरा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ये भी फॉलो करते हैं कि आपका अगर नेट जेआरएफ क्लियर है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा, तो आपको वो एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है? हाँ, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग कुछ पैटर्न होता है, वो किसको मानते हैं एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब नेट जेआरएफ की जैसे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि 100 बच्चों ने एग्जाम देना है, तो जो टॉप 6% होंगे वो नेट क्वालिफाई कर जाएंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो टॉप 6%। हाँ, टॉप 6 वो जैसे भी थोड़ा मैथ्स वगैरह उनका जो भी नेट वाले लगाते होंगे फॉर्मूला, ये सब सब्जेक्ट वाइज रहता है, हर सब्जेक्ट का अलग होगा। अब वो कहीं भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, मान लीजिए किसी ने एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट से भी नेट दिया है, तो वो एजुकेशन के लिए कहीं भी क्वालिफाई कर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिमिलरली ज्योग्राफी हिस्ट्री का सबका अलग आता है। इसके अलावा इसी में जो टॉप 1% होते हैं, या शायद उससे भी 0.1% होते हैं, उनको ये लोग जेआरएफ भी देते हैं, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जो जेआरएफ फेलोशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो वो उनको स्टाइपेंड मिलता है महीने का 42 प्लस एचआरए, 47 प्लस एचआरए जब एसआरएफ हो जाएगा। तो अब बात ये है कि आपको 42-47 के आप ये बोल रहे हैं? हाँ, रुपया स्टाइपेंड बता रहे हैं। हाँ, 42,000 प्लस समथिंग प्लस एचआरए प्लस कंटिजेंसी, जो जेआरएफ में मतलब हाँ, जो जेआरएफ में जो इनका हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जेआरएफ कर लिया तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना पड़ेगा। जिस दिन से आपका इनरोलमेंट फाइनल है, कुछ मतलब फी पेमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, बहुत कम ही होता है, लेकिन वो एज अ लॉजिस्टिकल डिटेल के लिए कि हाँ इस दिन से इस बच्चे ने दाखिला ले लिया पीएचडी एडमिशन में, तो वहां से उसका शुरू हो जाता है और वो डेट आपको शुरू हो जाएगी। वहां से लेके 5 साल तक आपको जेआरएफ के पैसे मिलेंगे। कोई एज लिमिट क्राइटेरिया भी होता है इन सब चीजों के लिए? आई थिंक नहीं होता है एज लिमिट, क्योंकि 60 साल के तो हमारे भी एक साथ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, अभी पीएचडी मैं कुछ गूगल में सर्च कर रहा था तो शायद नेट जेआरएफ के लिए कुछ 30 इयर्स रहते हैं क्या एग्जाम देने का? हो सकता है, शायद एग्जाम देने का और शायद अवेल करने का हो सकता है, लेकिन एडमिशन में, पीएचडी एडमिशन में कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये चीज तो है।